नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल की मज़ेदार कहानियाँ एक साथ 16। बीरबल ने चोर को पकड़ा। एक बार एक व्यापारी अपने किसी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से दूर गया हुआ था। जब वो अपना काम खत्म करके घर पहुंचा तो देखता है कि उसकी पूरी तिजोरी खाली है। उसकी मेहनत की सारी कमाई चोरी हो चुकी है। व्यापारी घबरा गया और उसने अपने घर के सारे नौकरों को बुलाया। व्यापारी के घर में कुल 5 नौकर थे। व्यापारी की एक आवाज पर सारे नौकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम लोगों के होते हुए घर में इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? जब नौकर आकर पूरी तिजोरी साफ कर गया, उस समय कहाँ थे सब के सब? एक नौकर ने जवाब दिया, हमें नहीं पता ये चोरी कब हुई मालिक, हम सो रहे थे। उसकी यह बात सुनकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो उठा और बोला, मुझे तो लगता है कि तुम 5 में से किसी ने एक ने चोरी की है। तुम्हारा हिसाब अब बादशाह अकबर ही करेंगे। यह कहता हुआ वो महल की ओर चल पड़ा। बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठकर जनता की समस्या सुन रहे थे कि तभी व्यापारी वहां पहुंच गया। व्यापारी ने कहा, न्याय हुजूर न्याय, मेरी समस्या को दूर करे। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? कौन हो तुम और क्या है तुम्हारी समस्या? व्यापारी बोला, मैं आप ही के राज्य में रहने वाला एक व्यापारी हूँ महाराज। एक जरूरी काम से कुछ दिनों के लिए प्रदेश से बाहर गया था। जब वापस आया तो मेरी सारी तिजोरी लूट चुकी है। मैं बर्बाद हो गया हुजूर, मेरी मदद करे। यह सुनकर बादशाह ने व्यापारी से कुछ सवाल पूछे, जैसे कितना सामान चोरी हुआ, क्या उसके किसी पर शक है आदि। सवालों के जवाब मिलने के बाद अकबर ने व्यापारी का मामला बीरबल को सौंप दिया और कहा कि असली चोर को पकड़ने में बीरबल उसकी मदद करेंगे। अगले दिन बीरबल व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने सभी नौकरों को बुलाया और उनसे पूछा कि चोरी की रात सभी कहाँ थे। सभी ने कहा कि वो व्यापारी के घर में ही रहते हैं और उस रात भी व्यापारी के घर में ही सो रहे थे। बीरबल ने उनकी बात मान ली और कहा, आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ में ये 5 जादुई लकड़ियाँ हैं। मैं आप सभी को एक एक लकड़ी दूंगा। जो भी चोर होगा उसकी लकड़ी आज रात को 2 इंच लंबी हो जाएगी और चोर पकड़ा जाएगा। हम सभी कल यही मिलेंगे। यह कहकर बीरबल ने सबके हाथ में एक एक लकड़ी पकड़ाई और वहां से चले गए। दिन ढल गया। अगले दिन बीरबल फिर से व्यापारी के घर पहुंचे और उन्होंने सभी नौकरों को अपनी अपनी लकड़ी के साथ बुलाया। जब बीरबल ने सबकी लकड़ी देखी तो उन्होंने देखा कि एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी है। बस फिर क्या था? बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को उस नौकर को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी इस तरह पूरी घटना समझ नहीं पाया और असमंजस में बीरबल की तरफ देखने लगा। बीरबल ने व्यापारी को समझाया कि कोई लकड़ी जादुई नहीं थी, लेकिन चोर को इस बात का डर था कि उसकी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी और इस डर से उसने अपनी लकड़ी 2 इंच काट दी और यह पकड़ा गया। व्यापारी बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुआ और उसका धन्यवाद किया। कहानी से सीख। बीरबल ने चोर को पकड़ा। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम चाहे जितना भी चतुराई से किया जाए, लेकिन वो सभी की नज़र में आ ही जाता है और उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कौन है असली माँ? एक बार शहंशाह अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया, जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। बादशाह अकबर के दरबार में 2 महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में लगभग 2-3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों शहर के बाहर रहती थी, जिस कारण उन्हें कोई नहीं जानता था। इसलिए यह बात इतनी मुश्किल थी कि इन नन्हे बच्चे की असली माँ कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करे और बच्चा किसको दे। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस गुत्थी को नहीं सुलझा सका और बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में चमक आ गई हो। बीरबल को आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया।
अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद को आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं। एक एक टुकड़ा दोनों माओं को देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक के यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला को 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है, वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चों को मत काटो, यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे कि जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वो महिला रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आज भी नहीं आने देती। और यही हुआ। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। कहानी से सीख, हमें कभी भी किसी दूसरे की चीज़ पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की होती है और समझदारी से काम लेने पर ही समस्या का हल निकल सकता है। अगली कहानी है मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं कि मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और उनके बीच रहकर मैं बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार की भी तुम ऐसी ही कुछ करो और हमें के लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। तो बीरबल कहते हैं, जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। तो अकबर कहते हैं, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। तो बीरबल कहते हैं, जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अकबर कहते हैं, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्ति को तलाश के निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरी समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। तो बीरबल कहते, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? तो व्यक्ति कहता है, मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमजोर और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की कटरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहले मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही जाते हैं तो बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? तो पहला व्यक्ति कहता है, जनाब, मेरा नाम चुंगू है। तो दूसरा कहता है, मेरा नाम मुंगू है। मुंगू कहता है, जनाब, मुझे चुंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा। तो चुंगू कहता है, हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो बीरबल कहते, काहे तुम लोगों की गाय और शेर? तो मुंगू कहता है, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चुंगू शेर मांगेगा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कह रहा है।
तो बीरबल कहते, अच्छा यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो मूर्ख व्यक्ति मिल गए। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो व्यक्ति कहता है, जनाब मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिससे मैं काफ़ी समय में खोज रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। तो बीरबल कहते, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी। तो व्यक्ति कहता है, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। तो बीरबल कहते, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चले, मैं बादशाह ऊपर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। तो व्यक्ति कहता है, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों को लेकर पहुँचता है। बीरबल बादशाह अकबर में मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यह मूर्ख है। बीरबल ने बादशाह के सारी बात बताई। फिर अकबर कहते हैं कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ है। तो बीरबल कहते, जहाँपना यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति है। तो अकबर कहते, यह कहाँ है और कौन है, हमें भी बता। तो बीरबल कहते हैं, जहाँपना एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर कहते, तुम मूर्ख कैसे हुए। तो बीरबल कहते, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों की खोज कर लाया। तो अकबर कहते, फिर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। तो बीरबल कहते हैं, दूसरे आप ही जहाँपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपनी कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। अगली कहानी है अकबर बीरबल के सवाल जवाब। बहुत समय पहले भारत के महान मुगल सम्राट हुआ करते थे। उन्हें बादशाह अकबर के नाम से जाना जाता था। अकबर के शासन में 9 रत्न थे, जिनमें से चतुर बीरबल भी शामिल थे। बादशाह अकबर बीरबल से पहली बार जंगल में मिले थे जब वो रास्ता भटक गए थे। तब बीरबल ने उन्हें रास्ता दिखाया। उस समय बीरबल को महेशदास नाम से जाना जाता था। अकबर ने महेशदास का नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। साथ ही बीरबल को विशेष सलाहकार के रूप में तौर पर अपने दरबार में नियुक्त किया था। क्योंकि बीरबल अधिक बुद्धिमान थे, वो अपने ज्ञान और चतुराई से हर सवाल का और उलझन का हल निकाल दिया करते थे। बीरबल बेहद कम समय में महाराज अकबर के चहेते सलाहकार बन गए थे। इस बात से उनके सभा के अन्य मंत्री और महामंत्री बीरबल से जला करते थे। यह जलन उनके साले मानसियों को भी थी। इसलिए एक दिन मानसी ने बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से 3 सवाल पूछने चाहे। महाराज बीरबल ने भी बीरबल की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। आसमान में कितने तारे हैं? मानसी का पहला सवाल था कि यह सवाल सुनकर बीरबल ने जलने वाले अन्य दरबारियों को खुशी होने लगी। महाराज अकबर भी सोचने लगे कि क्या बीरबल इसका जवाब दे पाएंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है और दरबार में एक भेड़ लेकर लाकर आता है। जिसने इस भेड़ के बाल है उतने ही आसमान में तारे हैं। अगर मानसी जी को अभी भी संदेह है तो भेड़ के बाल और आसमान के तारे गिनकर तुलना कर सकते हैं। बीरबल की चतुराई देखकर बादशाह अकबर मुस्कुराकर कहा, क्यों मानसिंह जी, आप गिनकर तुलना करना चाहते हैं? तो धरती का केंद्र कहाँ है? मानसिंह का अगला सवाल सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया,
जहाँ आप खड़े हैं वही धरती का केंद्र है। महाराज अकबर और अन्य दरबारी बीरबल के जवाब को समझ नहीं पा रहे थे। फिर जहाँ मानसिंह खड़े थे वहाँ बीरबल ने एक रेखा खींचकर लोहे की छड़ी गाड़ दी और कहा, यही धरती का केंद्र है। अगर किसी को मेरी बात यकीन न हो तो यह खुद धरती को माप सकता है। बीरबल की चतुराई देखकर मानसिंह सोच में पड़ गए थे। फिर मानसिंह ने एक पहेली सुलझाने के लिए कहा। मानसिंह का तीसरा सवाल, एक परख और सुंदर मूरत, जो देखे वो उसी की सूरत। फिक्र पहेली पाए ना, भोजन लगा आए ना। बीरबल पहेली को दोहराते हुए उसके बारे में गौर से सोचने लगे। काफ़ी सोचने के बाद बीरबल कहते हैं, यह तो बहुत ही आसान पहेली है मानसी जी। इसका उत्तर है पहेली का इसका उत्तर है आईना, जिसमें आईने में सामने खड़ा इंसान एक सुंदर मूरत है। आईने में से अपनी सूरत दिखाई देती है। बीरबल ने मानसिंह के सभी सवालों का जवाब बड़े चतुराई से दिया। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और मानसिंह से कहा, क्यों मानसिंह जी, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गया ना। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सकता है। बस अपने दिमाग पर भरोसा होना चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए। अगली कहानी है बीरबल की योग्यता। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवानी पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्लियों की आवाज़ सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देख कर आओ और यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मैं नहीं जानता, अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते, महाराज बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर है। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर है और 2 मादा है। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किसी रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राजदरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि यह बात सही है कि। बीरबल ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वो महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितने मादा और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 3 नर और 2 मादा है। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली ने नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा,
तुम्हारे इस बात बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदा से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी सफलता से जलना नहीं चाहिए। अगली कहानी है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराज अकबर से पूछते हैं, महाराज अपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहाँ रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल कहते हैं, अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं, चोरी हो गई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारियों ने किया होगा। यह सुनकर बादशाह ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे की में साफ सफाई करने वाले के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और 5 हाजिर हो गए। सेवकों को हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दे, वरना मुझे अलमारी से पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगे। इसके बाद मुस्कुराते हुए 5 सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन 5 में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा जैसे कि वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा हो। इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों ने को तुरंत उसे चोर को गिरफ्तार करने को आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उसे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी को पाकर बेहद प्रसन्न हुए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। अगली कहानी है आगरा कौन सा रास्ता जाता है। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपना दल छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को ही थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को खूब भूख लगी थी। भूख सताने लगी थी। काफ़ी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह महसूस हुआ कि वो उसका रास्ता भटक गए हैं। वहाँ आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक तिराही नज़र आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई। चलो, इनमें से कोई ना कोई रास्ता राजधानी तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इस उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नज़र सड़क किनारे खड़े एक छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज की घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ए लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते पर चलने में आगरा पहुंच पाएंगे? लड़के ने बड़ी शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान
करना चाहिए। तो अगली कहानी है जोरू का गुलाम। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे हुए अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डर कर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गा जमा करना होगा। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध हो जाती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गा जमा करवाने होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गई और सैकड़ों मुर्गे महल के बगीचे में घूमने लगी। अब बीरबल महाराज को राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई है कि आप एक मुर्गा खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा होने जाने लगी कि जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकन्या रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पक्का करवाऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद है। अगर उन्हें इस बात का भी भनक लगी तो मेरी खैर नहीं होगी। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा कर दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। कहानी से सीख। अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। अगली कहानी है, बिना काटे लकड़ी का टुकड़ा छोटा कैसे होगा। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वही बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेनी सूझी। बादशाह अकबर ने पास ही में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने खड़ी पड़ी हुई है, वो क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने अब कही वही पास ही में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। अगली कहानी है, सबसे बड़ा मोहनुस कौन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से
कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है लेकिन उनके पास कोई सेवक नहीं है, तो वे खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज़्यादा सोचे समझे अकबर ने उसके लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बाद बादशाह से बातचीत की और वो भी उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह अकबर का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राजवैद्य ने बादशाह को ज्योतिषी बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा। बादशाह कहा, लगता है आप पर मनुष्य इंसान का साया पड़ गया है। राजवैद्य की बात मान सकते हुए अकबर ने ज्योतिष को बुलाने का आदेश दिया। तब भी अकबर के मन में हुआ, किसी मनुष्य की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले को लाया हुआ पानी तो पिया था। यह सोचते ही उन्होंने उस कचरा का साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ ही देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचते ही और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है, आप कैसे बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनुष्य इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई है और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमार का मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनुष्य ले आऊं तो क्या आप नौकर को सजा माफ कर देंगे? उससे भी बड़ा मनुष्य कोई हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनुष्य को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनुष्य आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपको प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचो जरा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मानुषता है या मौत की सजा मिलना? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हम जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कुचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही साथ उसकी मौत की सजा भी माफ कर दी। कहानी से सीख, किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगली कहानी है पेड़ एक और मालिक दो। एक बार की बात है, रोज की तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्या सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के दो पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फलों का लबलबा भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकान के हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वही केशव का कहना था कि पेड़ का असली मालिक वो है और राघव झूठ बोल रहा है। पेड़ एक और मालिक दो का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला
अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने 2 सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाए और कहे कि उसके आम के पेड़ में से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने 2 सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखे कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाही ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे बीरबल ने कहा। 2 सिपाही केशव के घर गए और 2 राघव के घर। जब वो घर वहां पहुंचे तो वो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों भी घर में नहीं थे। तो सिपाही ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम को चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खा ले दो, आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ हमारा मेरा है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वही जब राघव घर आया और उसकी पत्नी से यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर लौट पेड़ के ऊपर दौड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई और खाना खाने के लिए कहला, जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम की चोरी हो गई तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाही ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहाँपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है, क्यों न हम पेड़ को ही काटे पे कटवा दे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का ख्याल क्या है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर, आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वही राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है, आप चाहे तो उस केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवा ना दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर बीरबल की तरह देखते रह गया। अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह की बीती रात के किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक 2 ऐसी कैसी हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करके ने से झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद कर दिया का आदेश दिया। कहानी से सीख, एक पेड़ और 2 मालिक। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। अगली कहानी है जब बीरबल बच्चा बना। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार में आने में देरी हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे कि आज जब वो घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझा कर निकलने में वो ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना कर रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे ना माने तो थोड़ा डांट डपटा कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वही बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चे के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसे व्यवहार करना होगा। वो राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे।
राजा ने उन्हें मनाने के लिए उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगे। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही थी। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छीला हुआ गन्ना चाहिए। अब सेवक द्वारा गन्ने को छीला गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें छोटा छोटे टुकड़े हुए गन्ने के चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने उन टुकड़ों को बीरबल को खाने को दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से से बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर जोर से रोने चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना ला कर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारे जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना ला कर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाथ में सिर हिलाया और बीरबल को देखे मुस्कुराने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह जानने को मिलता है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। अगली कहानी है लहरें गिनना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बाद सुनने के वो बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने का अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए उन पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगे थे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर अकबर ने मन में ही कहा कि अब घोड़े की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वाले से कह दिया कि तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपए लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ कि अब यहाँ तो यह कोई बेईमानी कर नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहाँ भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया और नाव से सवार करने वाले को रोक रोक कर कहता था कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना चाहोगा।
रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वह व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने में यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको, मत जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको, मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरा फेरी के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि ये आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में हुआ कि इसे पहले मुझे गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख, दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपना बेईमानी कभी भी जाने पर नहीं छोड़ता, कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता। अगली कहानी है कुएं का पानी। एक किसान बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। इसलिए वह कई दिनों से अपनी जमीन के आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इसी तलाश में वह घूम ही रहा था कि अचानक उसे एक कुआं दिखा। यह कुआं उसके खेतों से बहुत नजदीक था, इसलिए किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी घर चला गया। अगले दिन वह पानी लेने के लिए कुएं पर पहुंचा। जैसे ही उसने कुएं से नजदीक रखी बाल्टी कुएं में डाली, वह एक आदमी आदम का। वह किसान से बोला कि यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इससे कुएं से पानी लेना चाहते हो तो कुएं को खरीदना होगा। यह बात सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी भी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उतने पैसे थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन तक रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। किसान के लिए कुआं खरीदने का यह अच्छा मौका था, इसलिए वह इस काम में जरा भी देरी नहीं करना चाहता था। घर पहुंचते ही उसने अपने करीबी और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चित हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। जमा हुए पैसे को लेकर वह फिर घर चल दिया। उसे बड़ी बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो न सका। अगले दिन सुबह होते वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंचे किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब तो कुआं किसान का हो गया था, तो फिर उसने पानी निकालने में देर नहीं की। जैसे ही किसान ने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई, उस आदमी ने फिर बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। मालूम है उस राजा का नाम क्या था? राजा अकबर। राजा अकबर ने उस किसान की पूरी कहानी सुनी और फिर उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने तो इसे कुआं बेचा था, पानी नहीं। यह बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा कि बात तो यह तो फतेह की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर सोचने के बाद इस समस्या को सुलझाने के में नाकाम हो गए तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल बहुत ही बुद्धिमान था, इसलिए राजा अकबर किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बीरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बीरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा, पानी नहीं, फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तुम्हारा नहीं है, फौरन अपने पानी बाहर निकालो।
बीरबल का इतना कहते उस आदमी को समझ आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम की नहीं आने वाली। उसने राजा से फौरन माफी मांगी और माना कि कुएं के साथ पानी पर भी किसान का ही पूरा अधिकार है। यह देखकर राजा अकबर ने बीरबल बुद्धिमान की तारीफ की और कुआं बेचने वाले आदमी पर धोखेबाजी के लिए जुर्माना लगा दिया। कहानी से सीख। किसान और कुएं के इस कहानी से पता चलता है कि अपने आप को दूसरे से अधिक चालाक नहीं समझना चाहिए, साथ ही धोखा देने की आदत से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आपसे भी अधिक बुद्धि का इस्तेमाल करना जानता है। ऐसे में अपना धोखा पड़ सकता है। आपको अपने लिए किए भुगतान करना होगा, जैसे इस कहानी के अंत में कुआं बेचने वाला आदमी को करना पड़ा। अगली कहानी है बादशाह का सपना। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिरी में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने में से वो इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषी ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँपना, इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषी को यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषियों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदार में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषियों की बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। कहानी से सीख। किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाए तो उसका बुरा नहीं बचता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखने जाना चाहिए। अगली कहानी है सोने का खेत। अकबर के महल में कई कीमती सजावटी की वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। उस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वो गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हार कर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इस बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा कि महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर लूँ। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। वह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में
जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा गलत नहीं होता तो वह झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा कि नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार में निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वह इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जौहरी को सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाने के लिए कहा। महाराज अकबर भी सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा कि अब तुम यहाँ क्यों आए हो। बीरबल बोले, जहाँपना, आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्धि पुरुष दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने की बनी गेहूं की बाली दी है और कहा है कि जिस भी खेत में लगाऊंगी वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब उसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार ये चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने के से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाएगा जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी भी झूठ न बोला हो। सभी खामोश थे। बीरबल बोले, जहाँपना, अब आपसे इस बात बाली की खेत के रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज भी सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ में आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे कि इस दुनिया में कभी ना कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर ऐसी सेवा की फांसी की सजा को रोक देते हैं। कहानी से सीख, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार करके ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है कि लोग झूठ बोल देते हैं। अगली कहानी है खाने के बाद लेटना। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आ गई। उन्होंने याद किया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज इसकी बात को गलत साबित किया जाता है। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल के आदेश के पीछे छिपे राजा का मंशा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदल कर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पैजामा चुना। पैजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पैजामे को पहनने का बहाना करके वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार में की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके यह पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का असम्मान किया? तुम उसी समय मेरे सामने क्यों नहीं उपस्थित हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ।
बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश का अवहेलना नहीं की। आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप सेवक से बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे इस तंग पैजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना रह न सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है। थैंक यू। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कहानी को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई नई अच्छी कहानी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए मिलेगी।